नमस्कार दोस्तों आजकल नेपाल काफ़ी हद तक न्यूज़ के अंदर है क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं के पी शर्मा ओली, उन्होंने रिसेंटली एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी वजह से ना सिर्फ नेपाल में बाकी पूरे विश्व भर में उनकी आलोचना हो रही है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं और नाराज़ हैं और उनका यह मानना है कि ये उनकी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, वहाँ के लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको भंग कर दिया है, यानी कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है, जिसकी वजह से सारी पावर जो भी सांसद और मंत्री हैं उन सब से खत्म होकर सिर्फ एक ही व्यक्ति के अंदर आ जाती है। क्या है ये पूरा मुद्दा, इसके बारे में आपसे आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जिस प्रकार से किसी भी देश के अंदर एक सांसद होती है जिसके अंदर वहाँ पर जनता द्वारा चुने गए सांसद बैठते हैं, जैसे हमारे भारत में भी हमारी एक प्यारी सी सांसद है और उसके अंदर 543 टोटल सांसद बैठते हैं। ठीक उसी तरह से नेपाल के अंदर भी सांसद है, उसमें भी अपर हाउस और लोअर हाउस है, जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा होती है। पर जो बंदे वहाँ पर चुन कर आते हैं चुनाव के द्वारा, उनका 5 साल तक का कार्यकाल होता है और अगर उनको 5 साल पहले ही हटा दिया जाए और सारी पावर उनसे छीन ली जाए, उसको कहते हैं भंग करना। तो उसमें जो भी कार्यकाल उनका 5 साल तक का होता है उससे पहले ही अगर उनको हटा दिया जाए तो उनकी सारी पावर उनसे हटकर किसी एक व्यक्ति के अंदर आ जाती है और वो सारी पावर होती है एक प्रधानमंत्री के लिए। जब तक अभी के पी शर्मा ओली है तो उनकी पार्टी में सारी पावर्स बिखरी हुई थी कि पार्टी में पावर्स किसी और के पास में है और संसद है, बाकी मंत्रालय हैं, पर अभी वो नेपाल के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बंदे बने हुए हैं। तो दोस्तों ये निर्णय लिया क्यों गया, इसके पीछे सिंपल सा आंसर है, सत्ता का लालच, टू गेन पावर। असल में देखें तो उनकी जो नेपाल में जो पार्टी जो सत्ता के अंदर है उसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, और उस पार्टी के अंदर के पी शर्मा ओली के अलावा और भी जो नेता हैं जो उभर के आ रहे हैं और वो उनके विरोध में हैं। विपक्ष के साथ साथ कुछ और नेता अगर अपनी ही पार्टी में उसका विरोध करने लग जाएं तो वो इससे खुश नहीं होंगे। तो उन्होंने इस पैंतरे को अपनाने के लिए, अपने आप की शक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की। उन्होंने रिसेंटली एक नया कानून भी लाए थे अपनी सांसद के अंदर जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट, जिसके तहत उनको किसी की भी इजाज़त या किसी की भी सलाह की ज़रूरत नहीं है कोई भी नियुक्तियाँ करने के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री में या फॉरेन मिनिस्ट्री में या किसी भी अलग मिनिस्ट्री के अंदर भी। तो उनके इस कानून को देखा जा रहा था कि ये तानाशाही वाला कानून है, वो अपनी ही पावर को इतनी मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो विपक्ष के साथ साथ अगर उनकी पार्टी में भी विरोध चालू हो गया और वो इस चीज़ से खुश नहीं थे तो उन्होंने पूरी संसद को भंग कर दिया। वो चाहते हैं कि नेपाल के अंदर जो भी पावर है सारी सिर्फ एक बंदे के अंदर हो और अपने आप को सबसे शक्तिशाली पावरफुल बंदा बनाना चाहते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसको 2 तरीके से देख रहे हैं, या तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल चाइना के समर्थन में कर सकते हैं कि वो चाइना से कोई लोन ले लेंगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का या किसी गैस पाइपलाइन का चाइना को थमा दें या कोई डिफेंस एग्रीमेंट चाइना के साथ कर लें। पर काफ़ी विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसके लिए वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ अपनी ही पावर को, अपना पाँव नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। नेपाल के अंदर चुनाव हुए थे 2017 के अंदर, अगर 5 वर्ष के कार्यकाल के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 2022 के अंदर अगले चुनाव की बारी आती है। पर क्योंकि उन्होंने इसको अभी से भंग कर दिया है तो इसको 2021 के अंदर ही वापस चुनाव कराने पड़ेंगे। और वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का भी कहना है कि अप्रैल या मई के अंदर अगली बार चुनाव होने जरूरी है। अगर हम देखें कुछ पास्ट के ऊपर कुछ पिछले महीनों के हिसाब से तो उनकी पार्टी के अंदर भी लड़ाई चल रही है। कुछ और नेता हैं जो चाहते हैं कि हम भी पावर के अंदर आएँ। तो अगर आप इस पूरे डिसीजन को शॉर्ट टर्म में देखो तो ये चाइना के लिए फ़ायदा है, पर अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये इंडिया के लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में ऐसे भी प्रोटेस्ट जारी हुए हैं जिसके अंदर लोग चाहते हैं कि राजा वाला सिस्टम फिर से आ जाए। दोस्तों 2015 के अंदर, 2015 से पहले नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, यानी कि राष्ट्रपति की जगह राजा का शासन होता था और नीचे प्रधानमंत्री और बाकी सारे नेता जनता द्वारा चुने जाते थे। जिस तरह से यूके के अंदर होता है, वहाँ पर जैसे बोरिस जॉनसन अभी प्रधानमंत्री हैं और वहाँ की जो रानी है एलिजाबेथ, तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ के लोगों का मानना है कि जो ये डेमोक्रेसी है और ये जो ये कम्युनिस्ट सरकार चला रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है कि ये लोगों की ज़रूरतों को समझ सकें, लोगों की भावनाओं को समझ सकें। तो इसलिए वो चाहते हैं कि राजा की शासन फिर से आना चाहिए, प्रजातंत्र खत्म हो और राजातंत्र फिर से चालू होना चाहिए। अब इन सब विरोधों को दबाने के लिए भी और अपनी पावर को ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए के पी शर्मा ओली ने ये जो नया कदम है ये लिया है। उनका ये भी मानना है कि मैं अपने आप को इतना पावरफुल कर लूँ कि जब वापस चुनाव होंगे तो मैं पूरी मेजोरिटी और बहुमत के साथ आऊँगा। अब तो दोस्तों ये समय ही बताएगा कि इससे क्या निर्णय आता है। अगर फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती है तो ये सच में चाइना की जीत होगी, और अगर कोई और पावर में आता है तो ये भारत की जीत होगी। और वैसे भी अगर राजातंत्र लग जाता है नेपाल के अंदर, जिससे कि नेपाल काफ़ी खुश है, उससे भारत को ही फ़ायदा है, क्योंकि वो पार्टियां हमेशा चाहती है कि भारत जब दोनों के अंदर हिंदू मेजोरिटी है, जिस वजह से दोनों के साथ अच्छे संबंध बने हुए रहें, तो वो प्रो इंडिया हो जाते हैं, ना कि प्रो चाइना। तो इस सब चीज़ों को लेकर अब आने वाला समय ही बताएगा कि कैसे ये जियोपॉलिटिक्स के समीकरण कैसे बदलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
है।